हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन अकेडमी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में भारत के इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा किया था। प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मतलब क्या होता है? जो यूरोपीय शक्तियाँ होती थी वे भारत में आगमन किए। क्यों आगमन किए, क्या किस लिए उद्देश्य था, क्या इनका पर्पस था, क्यों आगमन क्यों किया। आगे चल कर के इन्होंने कई सारे वर्षों तक इन्होंने राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया था। हमारे भारत के क्षेत्रों पर गुलामी की एक दास्ता थी, जो कि हम इतिहास में देख सकते हैं। ये सारे लंबे समय तक जो काल है उस समय तक चला है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। इसमें किस तरह से हमारा जो भारत के संदर्भ में देखें तो इनका न्यू डला था। ठीक है, राजनीतिक शक्ति के साथ साथ इन्होंने एक तरह से कई सारे कार्यों को इन्होंने क्रियान्वित किया भारत में रह करके। तो इस तरह से सभी चीज़ों को देखेंगे। इसके न्यू कैसे डाला, भारतीय जो एस्पेक्ट्स को देखेंगे। इसमें मैपिंग के माध्यम से देखेंगे। देखिए, मैप को देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर, और मैप में ये चीज़ दिखने वाला है कि जो भारत के क्षेत्र पर ये यूरोपीय कंपनियाँ थी, ये आगमन कैसे किए, क्यों आगमन किए। हमारे पास भारत आने का रास्ता दो प्रकार से था। ठीक है, पहली बात ये थी कि एक था स्थल मार्ग, दूसरा था जल मार्ग। ठीक है, आप देखेंगे तो नीचे वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये है पूरा सागर क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र में, हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, इस हिंद महासागरीय क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। और इस क्षेत्र में क्या हो, इसका यात्रा किया जा सकता है वो केवल जलयान से यात्रा किया जा सकता है। नाविक के माध्यम से, जलयान के माध्यम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर ऊपर वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यह स्थल वाले भाग है, और स्थल वाले भाग में देखेंगे तो कोई भी बाहरी जो शक्ति है, बाहरी जो व्यक्ति है वो आने वाला रहेगा तो क्या है, स्थल मार्ग से आ सकता है। ठीक है, रास्ते दो प्रकार के हैं तो दोनों मार्ग से आ सकते हैं। तो इसमें जल मार्ग से आना क्यों उचित समझा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि भारत का जो क्षेत्र था वह स्थल मार्ग में जो आयात निर्यात होता था, हर प्रकार के सामानों का, वस्तुओं का, व्यापार का। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिम उत्तर वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र से जो अरब यात्री थे वे आते थे, यूरोपीय यात्री थे इस क्षेत्र से प्रवेश करते थे भारत में। तो भारत वाले क्षेत्र में देख सकते हैं तो भारत में इस तरह से आगमन चलता रहता था। लेकिन एक समय के बाद में क्या हुआ, इस वाले क्षेत्र पर एक स्थान था जिसे कहते हैं कुस्तुनतुनिया। एक सिटी थी कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया, तो कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये है कुस्तुनतुनिया। तो ये कुस्तुनतुनिया वाला प्लेस है, ये प्लेस यहाँ पर पश्चिमोत्तर वाले प्लेस में पड़ता था। और यहाँ पर जब आते थे तो पहले इसमें अरबों का अधिकार था। किसका था? अरबों का, अरब वासियों का अधिकार था। और इस अरब वासी के स्थान पर बाद में आगे चल करके तुर्कों के द्वारा इसे आधिपत्य पे ले लिया गया। ठीक है, तुर्की शासक यहाँ पर स्थापित हो गए। तो इस कुस्तुनतुनिया नामक प्लेस में, ठीक है, इसे इस तरह से विस्थापित हो गए। और यहाँ पर जो यूरोपीय शक्तियाँ होती थी वे इस तरह से आगमन इधर करती थी, या अरबी जो होते थे वे इधर से आगमन करते थे। व्यापार वाणिज्य का आना जाना होता रहता था। तो इस प्रकार से इस शक्ति का इस तरह से क्या हो गया, सफाया हो गया अरबी का। और यहाँ पर तुर्की शासक आ गए। तुर्की शासक का आधिपत्य कुस्तुनतुनिया में हो गया, 1453 में हो गया। तो 1453 में माना जाता है कुस्तुनतुनिया का पतन। इसी को कहा जाता है कुस्तुनतुनिया का पतन। अब कुस्तुनतुनिया के पतन होने के पश्चात में जो स्थल मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए और वाणिज्य व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया, ठप पड़ गया। अब इनको एक तरह से यूरोपीय शक्तियों को एक तरह से रास्ता वैकल्पिक तौर पर इसमें देखना और इस तरह से खोजना आवश्यक हो गया। इसके लिए उन्होंने जल मार्ग को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा। और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि मध्य यहाँ पर देख सकते हैं लाल सागर था, लाल सागर से इन्होंने पार करके इस तरह से क्या किया, भारत के क्षेत्रों पर इन्होंने भारत को खोज करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो इस भारत की खोज को शुरू करने के लिए देखिए 1453 में ये घटना होती है। 1453 के पश्चात में इन्होंने खोज का कार्य शुरू कर दिया। तो आविष्कार और खोज की गतिविधि जो है जारी रही। इसमें अन्य क्षेत्रों में अन्य लोग जो खोज करते गए। इसमें जो भारत के साथ में एक तरह से देखें, भारत को खोज करने का उद्देश्य था कि यहाँ जो व्यापार वाणिज्य की जो गतिविधि थी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था यूरोपीय शक्तियों को, यूरोपीय लोगों को। ठीक है, तो जो व्यापारी होते थे भारत के साथ में व्यापार करना उचित समझते थे, क्योंकि यहाँ पर मसाले हैं और साथ ही साथ में रबर है, उस तरह से कई सारे जो कच्चे माल हैं उसके साथ में व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता था, माना जाता था और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि जल मार्ग एक महत्वपूर्ण रास्ता
रास्ता हो सकता है जहाँ से हम इनसे व्यापार को एक अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि इस तरह से फिर आगे चल करके कई सारे क्षेत्रों में देख सकते हैं यूरोपीय शक्तियाँ थी, वे भारत को खोज में लग गए, जिसमें से लेकिन इस तरह से देख सकते हैं कि भारत को ढूंढते ढूंढते अलग अलग क्षेत्रों की भी खोज कर डाले उन्होंने, और भारत ही समझा उसको, लेकिन बाद में पता चला कि ये भारत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कोलंबस ने क्या किया था, 1498 में क्या कर लिया उन्होंने, 1492 में उन्होंने उत्तर अमेरिका को खोज कर ली थी। उसी प्रकार से बार्थोलोमेव डियाज ने खोज कर ली थी, उत्तमाशा अंतरिप की खोज कर ली थी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने खोज कर लिया था। अचानक में एक बार होता है कि पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में भारत के कालीकट के क्षेत्र में पहुंच गए, और भारत के कालीकट के क्षेत्र में पहुंचकर उसको पता चला कि ये भारत है, और उन्होंने इस तरह से भारत में पहुंच गया और भारत में व्यापार के लिए उन्होंने आगे बढ़े। तो यहाँ पर जब कालीकट जो था, कालीकट के क्षेत्र में पहुंचते हैं, कालीकट के क्षेत्र में पहुंचने के बाद में पता चलता है कि एक जमोरिन वहां पर के शासक थे, और जमोरिन जो शासक थे वे वहां पर क्या कर लिए, उन्होंने स्वागत किया वास्को डी गामा का, और स्वागत करने के बाद उन्होंने व्यापार किया, मसाले का व्यापार किया। मसाले के व्यापार के साथ उन्होंने प्रारंभ की वाणिज्य गतिविधियों को, और वे फिर से वापस चले गए। इस तरह से जब वापस चले गए पुर्तगाल में, तो पुर्तगाल में उनको 60 गुना फायदा हुआ। ठीक है, जब उन्होंने अपने सामान की बिक्री की तो 60 गुना उनको फायदा हुआ, जो कि आयात निर्यात के जो दर थे, वे कास्ट थे, उसको छोड़ करके उतना फायदा हुआ। ठीक है, तो 60 गुना फायदा हुआ, 60 मल्टीप्लाइज का फायदा हुआ। तो उन्होंने फिर से सोचा कि फिर से उसको इस तरह से भारत में फिर से आना चाहिए। तो उन्होंने फिर से कुछ समय पश्चात फिर से आए, 1502 में फिर से आया, 1502 के बाद में वे रहे काफ़ी समय तक। तो उन्होंने इस तरह से सोचा कि उसके जो राज्य में जो शासक थे, उन्होंने इस तरह से बहुत प्रभावित हुए और आकर्षित हुए भारत से। तो भारत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो स्थिति है उसको हम देख सकते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले इसमें पूछा जाता है, हम पुर्तगालियों को देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों में कई सारी कंपनियां हैं भारत में आती गई, जिसमें से जो सबसे पहली बार है पुर्तगाली भारत आए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार में है डच आए, डच शक्ति थी जिसे हालैंड निवासी भी कहते हैं, हालैंड के लोग होते थे। उसी प्रकार जो तीसरे बार में तीसरे क्रम में पूछा जा सकता है, इसमें अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेजों ने इस प्रकार से तीसरे नंबर की जो यूरोपीय शक्ति थी, और चौथे नंबर में डेन आते हैं, और पांचवें नंबर में फ्रांसीसी शक्ति आती है। इस तरह से जो क्रम है वह यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर यूरोपीय, डच, इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, इस तरह से जो क्रम है इसे व्यवस्थित करके देखना होता है। ठीक है, तो इसे आप जान सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो पुर्तगाली शक्ति के आगमन के संदर्भ में देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ सकते हैं। इसको इस तरह से देखें, सबसे पहले जो शक्ति है ये इसमें पुर्तगाली शक्ति, पुर्तगाली शक्तियों में पहली बार जो आते हैं वास्को डी गामा, और इस तरह से व्यापार करके चले जाते हैं। यहाँ पर पुर्तगाली जो शासक थे उसके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर एक विशेष रूप से एक गवर्नर को नियुक्त किया गया, और गवर्नर के रूप में हम देखते हैं अल्मीड़ा। ठीक है, तो ये अल्मीड़ा जो थे वे पहले गवर्नर थे, याद रखिएगा इसको, अल्मीड़ा। तो ठीक है, ये अल्मीड़ा था, ये इसको देख सकते हैं फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा कहते हैं। और अल्मीड़ा ने यहाँ पर एक तरह से इस क्षेत्र को बहुत ही एक व्यापारिक गतिविधियों को एक तरह से संचालित करने का प्रयास किया, प्रशासनिक गतिविधियों को भी संचालित करने का प्रयास किया, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण एक पॉलिसी की स्थापना की। इस पॉलिसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखना है इसको, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी जो होता है वह एक तरह से शांतिपूर्ण जल की एक तरह से नीति कहते हैं इसको। ब्लू वाटर पॉलिसी में शांतिपूर्वक जल की नीति, जैसे हिंद महासागर के क्षेत्र में इन्होंने एक तरह से अपना जल बेड़ा स्थापित कर लिया था। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने किसी भी शक्ति को बाह्य शक्ति को प्रवेश करने से वर्जित करके रखा हुआ था। तो इस तरह से इन्होंने शांतिपूर्वक व्यापार की एक नीति चलाई थी, जिसने जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। उसी प्रकार से एक और समझना है इसमें, इसके बाद में फ्रांसिस अल्मीड़ा के बाद में एक और आते हैं जिसे कहते हैं अल्बुकर्क। ठीक है, तो दूसरा गवर्नर हो जाएगा अल्बुकर्क। तो याद रखना अल्बुकर्क ने क्या किया, अल्बुकर्क जो था वह एक महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं। इन्होंने एक गोवा के जो क्षेत्र है उसको अपने अधिकार में ले लिया। अब बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान था, उसी से ये छीन करके गोवा को अपने क्षेत्र में स्थापित कर दिया, अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो याद रखना है इसे, गोवा
का अधिकार, ठीक है, गोवा का अधिग्रहण, तो इस तरह से कह सकते हैं गोवा का अधिग्रहण कितने में किया, 1510 ईस्वी में किया, ठीक है। तो 1510 ईस्वी में गोवा का अधिपत्य स्थापित कर लिया इस पर, और बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से ये छीन करके अपने में शामिल कर लिया। तो ये अल्बुकर्क की जो कहानी है इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और कार्य किया है, वैवाहिक संबंध अपनाए थे। वैवाहिक संबंध क्यों अपनाया था, वैवाहिक संबंध अपनाने के क्या कारण रहे हैं? देखिए, वैवाहिक संबंध अपनाने के जो कारण था वह एक तरह से अपने पुर्तगीज जनसंख्या को बढ़ाना था, ठीक है, पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ा कर किस तरह से पुर्तगाली जो बस्ती स्थापित करनी थी, इसी तरह से इसी कार्यक्रम में एक संबंध, वैवाहिक संबंध की नीति अपनाने के लिए प्रयास किया, ठीक है। इन्होंने प्रोत्साहित किया कि जो भी होंगे, जो पुर्तगाली होंगे, वे क्या करें, हिंदू महिलाओं से या फिर अन्य जो यहाँ के जो धर्म के महिलाएं हैं उनसे वैवाहिक संबंध को प्रोत्साहित करें। इस तरह से नीति इन्होंने अपनाया था। इसके दो नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं नीनो डी कुन्हा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा जो था इसके तीसरे क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा ने भी एक महत्वपूर्ण नीति चालू की थी, शुरू की थी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्तादो इंडिया। एस्तादो इंडिया इसका क्या था, इसमें देख सकते हैं इन्होंने एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी को स्थापित किया था, जिसे हम कार्टेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। कार्टेज सिस्टम क्या होता है, देखो, एक कार्टेज सिस्टम या परमिट सिस्टम कहते हैं इसे। परमिट सिस्टम जो होता था कि परमिट सिस्टम, ठीक है, इसको हिंद महासागर के क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में इसे शुरू किया था, जिसमें कोई भी बाहरी जो शक्ति है या यूरोपीय शक्ति है इस क्षेत्र में आएगा, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर के क्षेत्रों पर आएगा इस तरह से, तो इस वाले जो क्षेत्र में आएगा तो वे क्या करेंगे, यहाँ पर उसे एक तरह से पास दिया जाता था, और इस पास के माध्यम, पास जो है पैसे के माध्यम से दिए जाते थे, पैसे लेकर के पास दिए जाते थे, और जो पास लेता था वो इस क्षेत्र में क्या कर सकता था, पूरे क्षेत्र में व्यापार कर सकता था। तो इस तरह से इन्होंने पद्धति शुरू की थी, जिसे कहते हैं परमिट सिस्टम कहते हैं, या फिर कार्टेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा के इस तरह से जो पुर्तगाली हैं, इसके सारे एस्पेक्ट्स हैं इस तरह से हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने कई सारे काम किए हैं, जो कि इन्होंने भारत में कई सारे चीज़ों को दिया है, जिसमें भारत में वो आगे चल कर के अपनाया। कई प्रकार के फसल हैं, जैसे मूंगफली है, ठीक है, उस तरह से देख सकते हैं काजू है, बादाम है, और इस तरह से काली मिर्च है, देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से आलू है। और उसके अलावा भी जैसे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय भी सबसे पहले पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो इन्होंने कई सारे काम को जो है कि इस तरह से यूरोप से लाया था, पुर्तगाल से लाया था, जो कि पुर्तगालियों का देन था भारत को। तो इस संदर्भ में देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार में पुर्तगाली लोगों ने इस तरह से व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो पहली फैक्ट्री की स्थापना जो था किया था इन्होंने सबसे पहली बार में तो कोचीन में किया था। याद रखना है इसे, कोचीन एक पहली फैक्ट्री की स्थापित किया गया था इनके द्वारा। क्या हो जाएगा, कोचीन क्या हो जाएगा, इनकी पहली फैक्ट्री थी, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे पुर्तगालियों के बारे में है। हम आगे चल करके देखें तो यहाँ पर डच हैं, डच शक्ति का उद्भव होता है, डच शक्ति भारत में आए। और डच शक्ति का जो एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने पहली बार फैक्ट्री की स्थापना की थी, और फैक्ट्री की स्थापना की थी तो वह सबसे पहली बार में, ध्यान रखना है, मसूलीपट्टनम हो जाएगा। क्या होगा, मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की थी, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना है, जब पुर्तगालियों ने सबसे पहली बार मसाला का व्यापार किया था, मसाले का व्यापार को प्रारंभ किया था, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भारत में देख सकते हैं इन्होंने एक तरह से देखें मसाला के स्थान पर डच लोगों ने क्या किया था, इन्होंने कपड़े के व्यापार को एक तरह से प्रारंभ किया था और कपड़े पर ज़्यादा बल दिया था, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या दिया था, कपड़े के निर्यात पर बल दिया था। तो कपड़े का व्यापार करते थे ये लोग, और इस तरह से इन्होंने मसाले के व्यापार के स्थान पर कपड़े को प्राथमिकता दी थी, ठीक है, मसूलीपट्टनम क्षेत्र से लेकर के। तो इस तरह से डच शक्ति का इंपॉर्टेंट है। डच शक्तियों के साथ में अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध। क्या कहते हैं, बेदरा का युद्ध। ये बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बेदरा का युद्ध। यह बेदरा का युद्ध कब हुआ था, देखिए
1559 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1559 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1559 में किसके किसके बीच में हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बेदरा का युद्ध में डच शक्ति पूरी तरह से पराजित हो गई और इस तरह से भारत से यह सफाया हो गया, व्यापारिक दृष्टि से पूरी तरह सफाया हो गया और डच आधिपत्य स्थापित हो गया। इस तरह से डच शक्ति और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि डच पराजित हुए और अंग्रेज विजयी हो गए। इस तरह से देखें कि अंग्रेज तीसरी जो शक्ति है, इसके पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में हुआ था। ठीक है, पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई? सूरत में हुई थी। सूरत में इन्होंने प्रारंभ किया, फैक्ट्री की स्थापित किए। इसके पहले भी हम लोग देखें तो इसमें अंग्रेजों की थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहली बार में इसमें कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस जो था 1608 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके आया हुआ था, अकबर के नाम पत्र लेकर के आया हुआ था और इन्होंने इस तरह से व्यापारिक गतिविधि को एक तरह से संचालित करने के लिए कुछ इससे एक तरह से प्राथमिकता मांगा था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसके बाद में 1608 के बाद में 1615 में एक महत्वपूर्ण जो एक ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, आए हुए थे, जिसे कहते हैं टॉमस रो कहते हैं। ठीक है, याद रखना है टॉमस रो। तो टॉमस रो जो थे वे भारत आए थे, इसके पहले कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, तो ये दो प्रमुख जो व्यक्ति हैं वे आए हुए थे इस समय, इसके शासनकाल में। ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया हुआ था टॉमस रो। इसके बाद में इन्होंने सूरत की जो कि एक महत्वपूर्ण प्लेस है, फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं अंग्रेजों के संदर्भ में देखें तो इसके एक तो है बेदरा का युद्ध जिसमें विजयी हासिल किया हुआ था। साथ ही साथ में देख सकते हैं अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण जो कि व्यापारिक दृष्टि से देखें तो इन्होंने एक तरह से बहुत ही अच्छा जो अपना परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें देख रहे हैं, इसमें एक देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं 1717 का शाही फरमान। ठीक है, 1717 का शाही फरमान। और 1717 का जो शाही फरमान था, इसमें जो फर्रुखसियार था, शासक था, मुगल बादशाह था, उन्होंने 1717 में इनको एक शाही फरमान जारी किया अंग्रेजों को और वहाँ पर 3000 रुपये के बदले, ठीक है, कितने? 3000 रुपये के बदले उनको खुली छूट दे दी। व्यापारिक रूप से निःशुल्क व्यापार का, वार्षिक रूप से 1 वर्ष तक निःशुल्क व्यापार की छूट दे दी। इस प्रकार से इस शाही फरमान का दुरुपयोग होता रहा। ठीक है, तो ये जो निजी जो कंपनी के अधिकारी होते थे, इस फरमान को एक तरह से इनका दुरुपयोग करते थे, निजी अपने व्यापारी के लिए उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से शाही फरमान का दुरुपयोग होता चला गया। ठीक है, तो अंग्रेज इस तरह से इसका दुरुपयोग करते गए और अपने आधिपत्य स्थापित करते गए। ठीक है, आगे चल करके 1757 में फिर आगे चल कर प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इस तरह से अपने आधिपत्य को विस्तार करते गए। इस तरह से यह व्यापारिक कंपनी जो कि राजनीतिक कंपनी के रूप में राजनीतिक जो क्षेत्र को विस्तार करते गई और आगे चल करके भारत को एक अपने क्षेत्रों में जकड़ लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, हम डेन जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति है, डेन के बारे में देखेंगे। तो डेन ने अपनी जो पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी वह है त्रावणकोर में। ठीक है, त्रावणकोर के क्षेत्र में उन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, पहली फैक्ट्री की स्थापना जो है त्रावणकोर के क्षेत्र में किया था और इस तरह से जो डेन है उन्होंने एक तरह से त्रावणकोर से व्यापार करते थे, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा ये एक तरह से नहीं थे और मुख्य रूप से ये चीन के साथ में व्यापार किया करते थे। तो पूर्वी देशों के साथ में व्यापार इनका था और गतिविधि जो था चीन के साथ में था मुख्य रूप से देखें तो ये सारे डेन शक्ति है। और डेन के बाद में हम देखेंगे फ्रांसीसी शक्ति है। फ्रांसीसी शक्ति को देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। फ्रांसीसी शक्ति के साथ में हम देखेंगे फ्रांसीसी का जो पहली फैक्ट्री है वह सूरत में स्थापित किया गया था। सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई? सूरत में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं, फ्रांसीसियों के संदर्भ में देखें तो फ्रांसीसी जो शक्ति थी वह एक सरकारी संपत्ति थी। जिस प्रकार से देख सकते हैं डेन है, अंग्रेज है, डच है और पुर्तगाली जो शक्ति थी वह एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जबकि यहाँ पर फ्रांसीसी जो शक्ति थी वे एक सरकारी शक्ति थी, जिसके कारण से वे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सके। इसके साथ धन का अभाव हुआ, जो कि खुली एक तरह से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। साथ ही साथ में इनको एक तरह से फ्रीडम नहीं होता था, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पहले परमिशन की आवश्यकता होती थी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अच्छे से कार्य नहीं कर सके, व्यापारिक गतिविधियों में अच्छे से काम नहीं कर सके। इसके साथ में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ में लगातार युद्ध होता रहा, क्योंकि यह यूरोपीय शक्ति थी, दोनों एक तरह से मजबूत थे।
तो दोनों के बीच में कई बार युद्ध होते गए और इस युद्ध के क्रम में देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जिसके बारे में आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कर्नाटक वार हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। कर्नाटक का जो 3 युद्ध हुआ था, पहले जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, दूसरा और तीसरा, 3 बार कर्नाटक का युद्ध हुआ है, ठीक है। तो 3 बार कर्नाटक का युद्ध हुआ है और जो कर्नाटक के पहले युद्ध में हुआ था वह उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में कर्नाटक के युद्ध हुआ है और इसमें भी अलग अलग कारण हैं, जिसमें पेरिस इस तरह से उत्तराधिकार के युद्ध है, पहले कारण था। उसमें एक संधि हुई थी, एक संधि हुआ था और 1748 में एक संधि हुआ था, ठीक है, याद रखना है। 1748 में एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, एक्स-ला-शापेल की संधि। क्या कहेंगे? एक्स-ला-शापेल की संधि, ठीक है। तो एक्स-ला-शापेल की जो संधि है वह 1748 में हुई थी, लास्ट में इस तरह से संधि हो गया और दोनों के बीच में इस तरह से। दूसरी बार में देखेंगे तो कर्नाटक का दूसरा वार हुआ है और दूसरा वार में देखेंगे इसमें भी एक संधि हो गई, ठीक है। इसमें 1755 में एक संधि हुई था, इस संधि को कहते हैं पुडुचेरी की संधि। क्या कहेंगे? पुडुचेरी की संधि। तो पुडुचेरी की जो संधि हुई थी वह कब हुआ था? 1755 में हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से कर्नाटक के तीसरे युद्ध हुआ, कर्नाटक के तीसरे युद्ध हुआ में उसमें भी अंबुर की लड़ाई हुई, उसके अंबुर की सेकंड वाले में लड़ाई हुई थी। तीसरे वाले जो युद्ध में हुआ था वह कर्नाटक के तीसरे वार में, जिसे वांडीवास का युद्ध हुआ था, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और वांडीवास के युद्ध के बाद में हम देखेंगे 1763 ईस्वी में एक संधि हो जाती है और इस तरह से 1763 देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1763 के इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं इसके बारे में। और इस तरह से 1763 की जो संधि है इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेरिस की संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तीनों हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो ये जो तीनों कर्नाटक वार हैं वे इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ ये सारे भी एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में सारे के सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जैसे पहला जो फैक्ट्री की स्थापित कहाँ हुआ था, अलग अलग मतलब फैक्ट्री की स्थापित के बारे में बता दिया था इसमें मैंने। पहली जो फैक्ट्री है पुर्तगालियों की है, कोचीन है। दूसरी जो इसमें डच लोगों की जो पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम है। उसी प्रकार से अंग्रेज का पहली फैक्ट्री है सूरत है। डेन का पहली फैक्ट्री है त्रावणकोर है। उसी प्रकार से फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री है सूरत है। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। दूसरी बात है कि इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसमें पहले से लास्ट जो क्रम है उसको पूछा जाता है, अरेंज करिए, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन को अरेंज करिए पहले से बाद के क्रम में, इस तरह से पूछा जाता है। याद रखना है इसको, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बताया है, उसी तरह से ये इसका क्रम है। तो ये हो जाएगा आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, इस तरह से इसके आगमन का जो क्रम होगा। इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे एस्पेक्ट क्लियर हैं। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन के संदर्भ में हम लोगों ने जो भी देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले वीडियोस में हम लेक्चर में हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।